नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे टेक्निक इन बायोलॉजी। टेक्निक इन बायोलॉजी में अपन यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे देखिए। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसी के साथ में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और एलिशा या फिर एलाइजा। ये सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे टेक्निक इन बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो वर्ड यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, एक तो है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है, फोरेसिस है। जो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट का यूज किया जाता है, जबकि फोरेसिस का यहाँ पर मतलब होता है जो चार्ज्ड पार्टिकल या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो चार्ज पार्टिकल या फिर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका सेपरेशन इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाह करके किया जाता है। डेफिनेशन यहाँ पर देखिए किसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, इट इज़ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स लाइक जैसे क्या हो गया, DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है और इनका सेपरेशन किया जाता है इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करके। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे भाई। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट होने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो तरीके की जेल का इस्तेमाल होता है, एक तो है एगेरोज जेल और दूसरा है पॉलीएक्राइल एमाइड जेल है। एगेरोज जेल के द्वारा DNA को सेपरेट किया जाता है, जबकि पॉलीएक्राइल एमाइड जेल के द्वारा प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो पोर साइज होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है, और यहाँ पर जो पोर साइज होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे आपको सिर्फ इत्मीनान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। आगे बहुत सारे डायग्राम आएंगे तो कंसीडर हो जाएगा, बट एक बार आपको क्या करना है, सिर्फ वो सिर्फ सुनना है। तो सुनिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज DNA फ्रेगमेंट्स यानी DNA खंडों का सेपरेशन और आइसोलेशन के लिए किया जाता है। किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा काटे गए DNA फ्रेगमेंट को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। DNA फ्रेगमेंट को किसके द्वारा काटा जाता है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा काटा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली जेल तैयार की जाती है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले एगेरोज पाउडर लेंगे, क्या लेंगे, एगेरोज पाउडर लेंगे। ठीक है, इस एगेरोज पाउडर को डिजोल्व कर लिया जाता है किसमें, बफर सॉल्यूशन में, और इसको माइक्रोवेव पर गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। ठीक है, फिर इसको ठंडा होने दिया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस तक। इसको ठंडा होने देते, पूरा ठंडा नहीं करना है। उसके बाद में एगेरोज जेल क्या हो जाता है, यहाँ पर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एगेरोज जेल बना। बाकी ये जो एगेरोज पाउडर होता है वो ईजिली जो केमिकल शॉप्स होती है ना उन पर अवेलेबल हो सकता है। कोई स्टूडेंट बनाना चाहिए तो बना भी सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस एगेरोज जेल को कास्टिंग ट्रे के अंतर्गत ही क्या रखी होती है, ग्लास प्लेट होती है। कहने का मतलब है जो कास्टिंग ट्रे होती है उसी के अंदर क्या होती है, ग्लास प्लेट होती है। उसमें हमने क्या डाल दिया, एगेरोज जेल डाल दिया। फिर इस कास्टिंग ट्रे को दोनों तरफ मास्किंग टेप लगा देते हैं। इस मास्किंग टेप का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया, ताकि ये जो एगेरोज जेल डाला है कास्टिंग ट्रे में वो बाहर ना जाए, इसके लिए मास्किंग टेप का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इस कास्टिंग ट्रे में एक एंड पर यानी कैथोड के पास कोम लगा देते हैं और यहाँ पर जेल को 15 से 20 मिनट तक सोलिडिफाइड होने दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जेल जब सोलिडिफाई हो जाता है तब कोम को जेल से बाहर निकाल देते हैं और इस कारण जेल स्लेब में वेल्स बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा। ये क्या है, एक कास्टिंग ट्रे है, इसी के अंदर क्या होती है, ग्लास प्लेट होती है और उसके ऊपर यहाँ पर एगेरोज जेल डाल दिया और यहाँ पर इस तरीके से दोनों तरफ इसके मास्किंग टैप लगा दी जाती है। क्यों लगाई जाती है, ताकि ये जो एगेरोज जेल डाला है ये बाहर ना आ सके, इसलिए। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर एक कोम लगा दिया जाता है
क्यों लगाया जाता है? ताकि जेल सॉलिडिफाई हो जाए। जब तक जेल सॉलिडिफाई हो जाता है ना, उसके बाद में उस कॉम को हटा दिया जाता है। कॉम्स का इस्तेमाल वेल्स बनाने के लिए करते हैं। समझ में आ गया होगा भाई, वेल्स बनाने के लिए कॉम का इस्तेमाल करते हैं और वो कॉम तब तक वहाँ पर लगा कर के रखते हैं अपन मतलब कैथोड के पास में, ताकि वहाँ पर वेल बन जाए। ठीक है, और फिर जो डीएनए सैंपल है उनको लोड कर दिया जाता है किसमें? वेल के अंतर्गत। यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये क्या है भाई? ये कास्टिंग ट्रे है और इसी के अंदर एक ग्लास प्लेट होती है, उसके ऊपर एगेरोज जेल डाला जाता है। दोनों तरफ यहाँ पर और इस तरफ मास्किंग टेप लगा दी जाती है, ताकि ये जो जेल है वो क्या ना हो सके, बाहर ना आ सके। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैथोड है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या है? एनोड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉम का इस्तेमाल किया है, दिखाई दे रहा है आपको? किसका इस्तेमाल किया है? कॉम का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? ताकि वेल बन जाए। ठीक है, जैसे ही 15-20 मिनट तक ये जेल सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इस कॉम को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाते हैं? वेल बन जाते हैं। और इस वेल के अंतर्गत डीएनए सैंपल को क्या किया जाता है? लोड किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। एगेरोज को समुद्री खरपतवारों सीवीड से प्राप्त करते हैं। एगेरोज में सीविंग यानी छनन प्रभाव पाया जाता है, अर्थात इससे होकर डीएनए गुजर सकता है, या फिर जेल डीएनए के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। यानी जो जेल है वो डीएनए के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। यानी इसीलिए अपन कहते हैं यहाँ पर एगेरोज में क्या पाया जाता है? सीविंग यानी छनन प्रभाव पाया जाता है। आगे देखिए, जेल स्लेब पर डीएनए के अणु साइज के अनुसार क्या हो जाते हैं? रिजॉल्व हो जाते हैं। भाई जो जेल डाला तो वो एक तरीके की क्या बन गई? जेल स्लेब बन गई। वो डीएनए अणु की साइज के अनुसार क्या हो जाते हैं? रिजॉल्व हो जाते हैं। डीएनए के छोटे खंड जेल स्लेब पर अधिक दूरी तक गति कर सकते हैं, जबकि बड़े खंड जेल स्लेब पर कम दूरी तक गति करते हैं। भाई एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई सीमित क्षेत्र है, यानी ये एक सीमित क्षेत्र है, ए को मोटरसाइकिल दे दी और ए को क्या दे दिया? ट्रक दे दिया। ठीक है, आपको ये कहना है कि यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो ये जो मोटरसाइकिल वाला है वो अधिक दूरी तक जाएगा। ध्यान रखना, मैंने सीमित क्षेत्र का इस्तेमाल किया है ना? मैंने क्या कहा? सीमित क्षेत्र में एक तो मोटरसाइकिल वाला है और एक क्या है? ट्रक वाला। तो ये मोटरसाइकिल वाला आगे जाएगा अधिक दूरी तक, और ये ट्रक वाला है वो क्या जाएगा? कम दूरी तक जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, डीएनए के जो छोटे खंड है वो जेल स्लैब पर अधिक दूरी तक जाते हैं, जबकि जो बड़े खंड हैं वो जेल स्लैब पर क्या जाते हैं? कम दूरी तक जाते हैं। ध्यान रखना, ये डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड अणु है। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल करंट की उपस्थिति में डीएनए को पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ धकेला जाता है। ठीक है भाई, जो डीएनए है वो खुद ही क्या है? नेगेटिव चार्ज्ड है, तो किसकी तरफ जाएगा? जैसे आप इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो वो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड पर आप सबको पता है कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो कैथोड होता है ना, उधर ही क्या लगाया जाता है? कॉम लगाया जाता है। कॉम क्यों लगाया जाता है? वेल बनाने के लिए लगाया जाता है, और जो वेल बन जाते हैं उनमें डीएनए सैंपल को फिर क्या किया जाता है? लोड किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। ये डायग्राम आ गया, अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आपको, अगर किसी को डाउट भी है तो देखिए। ये क्या है? कैथोड है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर देखिए मास्किंग टेप है वो यहाँ पर लगाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो मास्किंग टेप लगाई जाती है, ताकि ये जो जेल है ये क्या है? जेल स्लेब है, और यहाँ पर आपको बता ही दिया ये क्या है? वेल है, और वेल के अंतर्गत डीएनए सैंपल को लोड किया जाता है। डीएनए सैंपल खुद क्या होता है? नेगेटिव चार्ज्ड होता है, और एक यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये देखो। ठीक है, ये वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, जो 80 से 150 वोल्ट इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करने पर ये जो डीएनए सैंपल है ये किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और ये जो वेल्स हैं वो हमेशा कहाँ रहते हैं? कैथोड के पास रहते हैं। ये आपको पता है कैथोड है, और कैथोड के पास ही है क्या? वेल्स।
तो समझ में आ गया होगा ये सारी प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक कास्टिंग ट्रे ली थी, कास्टिंग ट्रे में क्या डाला था, एगेरोज जेल डाला था, दोनों तरफ क्या लगाई थी, मास्किंग टेप लगा दी। क्यों लगाई मास्किंग टेप, ताकि जो जेल है वो बाहर ना जा सके, ठीक है। और उसके बाद में जो कैथोड वाला यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है उधर कैथोड के पास में एक कोम लगाया जाता है, 15 से 20 मिनट तक जेल को सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। बाद में उसकी कॉम निकाल लिया जाता है, और जैसे ही कॉम निकालते हैं तो वेल्स बन जाते हैं, और वेल्स के अंदर डीएनए सैंपल को लोड किया जाता है। और डीएनए सैंपल को लोड कर दिया, उसके बाद में 80 से 150 वोल्ट मीटर करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से डीएनए सैंपल मूव करते हुए एनोड की तरफ चले जाते हैं। एनोड की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि डीएनए सैंपल खुद क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। आगे देखिए, वेल्स में डीएनए सैंपल को लोड किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नोट ध्यान रखना, जो फर्स्ट वेल होता है उससे डीएनए लैडर लिया जाता है, यानी जो फर्स्ट जो वेल होता है उसमें डीएनए लैडर को लिया जाता है, ठीक है। इस वेल में पाए जाने वाले डीएनए फ्रेगमेंट की साइज पहले से ज्ञात होती है, इसलिए बाकी जो वेल्स होते हैं उनमें डीएनए के सैंपल को जब डालते हैं और जेल स्लेब पर डीएनए के खंड गति करते हैं तो हम डीएनए लैडर को देख करके उन खंडों की साइज बता सकते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो डायग्राम आ रहा है, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, यहाँ पर वेल है, नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो डीएनए लैडर बोला जाता है इसको, यानी जो फर्स्ट वेल होता है इसमें डीएनए लैडर बोला जाता है, या फिर इसमें डीएनए लैडर लिया जाता है। इस डीएनए लैडर में जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं उनकी साइज पहले से क्या होती है, पता होती है। बाकी इनमें जो डीएनए सैंपल लिया जाता है उनकी साइज पहले से पता नहीं होती है, लेकिन इस डीएनए लैडर के द्वारा ही अपन इनकी साइज का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो यही बात कह रही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलो, डीएनए को जब वेल में लोड करते हैं, है ना, डीएनए सैंपल को जब वेल्स में लोड करते हैं तो क्या होता है, लोडिंग डाई प्लस ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है भैया लोडिंग डाई और ग्लिसरॉल को, देखिए लोडिंग डाई मिलाने पर हम जेल स्लैब पर गति कर रहे डीएनए खंडों को ट्रैक कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि डीएनए के खंड कहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए ये क्या है, वेल है, इसमें जब डीएनए सैंपल को लोड किया जाता है तो इसी के साथ में क्या मिलाया जाता है, लेडिंग डाई मिलाई जाती है, और साथ में ही क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है भाई, इसलिए मिलाया जाता है कि जब वो ये क्या है, जेल स्लेब है, इस पर जब ये डीएनए के खंड इस तरीके से मूव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो डीएनए सैंपल कहाँ तक पहुँचा है, इसलिए मिलाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, यदि डीएनए के खंड एनोड की सिरे तक पहुंच जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है भाई। डीएनए जो सैंपल होता है, डीएनए जो फ्रेगमेंट होते हैं वो वेल से निकल करके जेल स्लैब से होते हुए एनोड के पास पहुंच जाते हैं, तब उस इलेक्ट्रिकल करंट को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब ये जो ग्लिसरॉल है इसको क्यों मिलाया जाता है, हल्के डीएनए को वेल से ये बाहर नहीं आने देगा, ठीक है भाई। कई बार ऐसे होते हैं डीएनए इतने हल्के होते हैं कि वो वेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये जो ग्लिसरॉल है वो लोडिंग डाई के साथ में ग्लिसरॉल को मिलाया जाता है, तो ये ग्लिसरॉल क्या करता है, उस डीएनए सैंपल यानी डीएनए फ्रेगमेंट को दबा करके रखता है ताकि वो वेल से क्या ना हो सके, बाहर ना आ सके, ठीक है। अब ये जो कास्टिंग ट्रे है इसको जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो बॉक्स होता है उसके अंदर रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि जो जेल स्लैब को बफर सॉल्यूशन में इमर्स कर दे, ताकि जेल क्या ना हो, ड्राई ना हो। भाई ये जो कास्टिंग ट्रे होती है या फिर जो जेल स्लैब होती है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पात्र में ही रखा जाता है। भाई पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस की है तो कहाँ रखा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बॉक्स में ही रखा जाता है। लेकिन इस जेल स्लैब को बफर सॉल्यूशन में क्या कर दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वो जो जेल है ना वो सूखे ना, ठीक है। अब आगे देखिए, अब माइक्रोपिपेट की मदद से
सैंपल पोर्ट या फिर वेल में क्या किया जाता है, डीएनए सैंपल को डालते हैं। थ्योरी भी लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ताकि जब भी आप रिवाइज करो ना तो कोई भी पॉइंट आपके माइंड से आउट ना हो। एवं वोल्ट मीटर को 80 से 150 वोल्ट्स का करंट देते हैं, ठीक है भाई। माइक्रो पिपेट की मदद से वेल में डीएनए सैंपल को डाल दिया, फिर वोल्ट मीटर के द्वारा 80 से 150 वोल्ट्स का क्या दिया जाता है, करंट दिया जाता है, ताकि जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो एनोड की तरफ क्या करे, गति करे। आपको पता है एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। डीएनए के खंडों को विजुअलाइज करने के लिए एक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। उस यौगिक का क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड। साथ ही अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इथिडियम ब्रोमाइड और अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, देखिए। इथिडियम ब्रोमाइड और अल्ट्रा वायलेट लाइट की उपस्थिति में डीएनए के खंड यानी डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर्ड के दिखाई देते हैं, यानी चटक केसरी रंग के दिखाई देते हैं। किसकी वजह से दिखाई देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड और अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से। अब इन बैंड्स को जेल की सहित काट करके क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं, छालन कहते हैं। तो इल्यूशन या छालन किसे कहते हैं, डीएनए के जो खंड होते हैं उनको जेल सहित काट करके अलग कर लिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। अब प्राप्त डीएनए को हम वेक्टर यानी सहवाहक के साथ में जोड़ करके रिकॉम्बिनेट डीएनए बना सकते हैं। अब डीएनए को हम किसके साथ में जोड़ करके, वेक्टर के साथ में यानी सहवाग के साथ में जोड़ करके रिकॉम्बिनेट डीएनए बना लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के केस को सोल्व करने में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। जैसे कोई मदर या फादर कहते कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है, बच्चा या बच्ची नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चा या बच्ची क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जबकि ये क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में डीएनए टेस्टिंग की जा सकती है। तो जो डीएनए टेस्टिंग होती है उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है। फॉरेंसिक साइंस में भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। साथ ही जेनेटिक्स में भी यूज किया जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंस किसके हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वैसे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक डायग्राम और लिया ताकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, आपके माइंड में एक इमेज बन जाए, ठीक है। तो वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, लेकिन एक बार फिर देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, कास्टिंग ट्रे, क्या है, कास्टिंग ट्रे है। और कास्टिंग ट्रे के अंतर्गत आपको एक नज़र आ रही है ग्लास प्लेट, ठीक है। इस ग्लास प्लेट के ऊपर यहाँ पर क्या डाला जाता है, एगेरोज जेल डाल दिया जाता है। दोनों तरफ यहाँ पर मास्किंग टैप लगी रहती है। क्यों लगी रहती है पहले ही बता दिया, ताकि ये जो एगेरोज जेल है वो क्या ना हो सके, बाहर ना आ सके, इसलिए यहाँ पर मास्किंग टैप दोनों तरफ लगा दी जाती है। और यहाँ पर ये क्या है, कैथोड है और ये एनोड है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड के एंड सिरे पर यहाँ पर क्या लगाया जाता है, कोम लगाया जाता है, ठीक है। कोम क्यों लगाया जाता है, वेल्स बनाने के लिए कोम लगाया जाता है। और ये कोम तब तक लगा रहता है जब तक कि ये एगेरोज जेल सॉलिडिफाइड ना हो जाए। 15-20 मिनट में जैसे ही एगेरोज जेल सॉलिडिफाइड हो जाता है, यहाँ से इस कोम को रिमूव कर दिया जाता है और क्या बन जाते हैं, वेल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोपिपेट है। इसके द्वारा ये जो वेल है इसमें डीएनए सैंपल को भरा जाता है। ये जो फर्स्ट वेल होता है इसको क्या बोला जाता है, डीएनए लैडर बोला जाता है, ठीक है। डीएनए लेडर के अंतर्गत जो डीएनए फ्रेगमेंट होती है उनकी साइज का पहले से पता होता है, जबकि ये जो वेल है इनमें जो डीएनए सैंपल होते हैं इनकी साइज का पहले से पता नहीं होता। इस डीएनए लेडर के आधार पर ही इनकी साइज का पता लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक पावर सप्लाई लगा हुआ, ठीक है।
ठीक है। ये जो पावर सप्लाई है ये 80 वोल्ट से लेकर के 150 वोल्ट तक क्या कर सकता है, करंट पैदा कर सकता है। जैसे ही ये करंट यहाँ से ओपन होता है यानी सप्लाई होता है, तो ये जो डीएनए है सैंपल, ये इन वेल से बाहर निकल करके ये जो जेल स्लेब है इस पर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, और एनोड पर चले जाते हैं। आपको पता है डीएनए सैंपल खुद कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो मूव करके कहाँ पर आ जाता है, एनोड पर आ जाता है। जैसे ही एनोड पर ये डीएनए सैंपल पहुंच जाते हैं, इस पावर सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और ये पूरा जो है ना, ये वाला यानी ये जेल प्लेट है, ये पूरी की पूरी किस में रख दी जाती है, बफर सॉल्यूशन में रख दी जाती है। क्यों रखी जाती है, ताकि ये जेल सूखे ना, इसलिए इसको बफर सॉल्यूशन में इमर्स्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो डीएनए सैंपल है ये कैथोड से किधर करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। थ्योरी बता दी, डायग्राम के द्वारा समझा दिया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तो। ठीक है, और जैसे ही डीएनए सैंपल को जेल स्लेब के साथ में काट करके पृथक कर लिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इल्यूशन कहा जाता है, छालन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था। तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही। यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और 2 मंथ के बाद में हमने वीडियो डाला है। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जैसे करीबन 246 के समथिंग हमारे पास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो अगर आपकी इच्छा है, मेरे दिमाग में एक पॉइंट चल रहा है कि आपकी एग्ज़ाम जैसे कि अक्टूबर में कंडक्ट होनी है। ठीक है, तो आपको एलन सीट के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएं। अगर आपकी इच्छा है आप में से किसी स्टूडेंट की, हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, तो ये सीरीज रक्षाबंधन के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये ठीक रहेगा आपके लिए, कैसी रहेगी ये आइडिया आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।